Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today we are going to do the competency based questions from the poem Amanda, written by Robin Klein. Before we start with the competency based questions, in order to attempt these questions, we need to know the theme of the poem or the chapter. So let's have a quick look at the important points of the poem and also understand the theme so that we can attempt the questions. तो इस चैप्टर के थीम के हिसाब से कहा जा रहा है कि ये पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनफैक्ट पोएट पेरेंट्स को या पोएम पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर रही है, इम्प्लोर कर रही है टू बी अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट। पेरेंट्स को अपने वार्ड के लिए, अपने बच्चों के लिए एक प्रोवाइड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड अ हेल्दी ग्रोइंग एटमॉस्फेयर। उनको ट्रैप्ड फील ना कराया जाए बल्कि उनके लिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को रीइंफोर्स किया जाए। ये बार बार इस चैप्टर के थ्रू बताया जा रहा है। अगर हम चैप्टर का टाइटल को डेसिफर करें तो यहाँ पे अमांडा इज द नेम ऑफ द गर्ल, द यंग चाइल्ड। शी इज़ अ यंग गर्ल, चाइल्ड नहीं बोलेंगे। She appears to be in between the age group of around 10 to 12, 13 years old. जो उसके नाम के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ये इंडिकेट करता है कि जो पोएम है दैट इज सेंटरिंग अराउंड अमांडा, हर फीलिंग्स ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, हर डिज़ायर टू एस्केप, ये इस पोएम की समरी भी है। अब अमांडा एक गर्ल है, मतलब जैसे मैंने बताया शी इज़ अ यंग गर्ल, और वो कॉन्स्टेंटली अपनी मदर से नैग हो रही है। अब वो नैगिंग के कारण, नाउ व्हाट इज नैगिंग? नैगिंग का मतलब होता है बार बार उसकी मदर उसको टोक रही है, कभी नेल्स ना बाइट करने के लिए, कभी चॉकलेट ना खाने के लिए, कभी टाइडी होने के लिए। तो ये जो नैगिंग है ये अमांडा को ट्रैप्ड फील करा रही है। मदर जो कह रही है वो गलत नहीं कह रहे हैं, बट उनका जो कहने का तरीका है वो बहुत गलत है। एंड अमांडा उस चीज से बचने के लिए शी इज एस्केपिंग इनटू हर ड्रीम वर्ल्ड, जहाँ पे वो इमेजिन करती है दैट समटाइम्स शी इज अ मर्मेड, समटाइम्स शी इमेजिन्स शी इज एन ऑर्फन, at other times she's thinking of her to be a Rapunzel. तो उसका जो ये फ्रस्ट्रेशन है, उसका जो ये ट्रैप्ड फीलिंग है, वो उसको गुस्सा दिलाता है, और गुस्सा होने के कारण शी बिकम्स मूडी। वो मूडी होती है तो वो अपनी मदर की बातों को और भी ज़्यादा इग्नोर करती है, जिसके कारण मदर को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो मदर का फ्रस्ट्रेशन टर्न्स इनटू इवन मोर नैगिंग, और जितना नैग होता है उतना एमेंडा अपनी मदर को इग्नोर करके अपने ड्रीम वर्ल्ड में जाती है। तो ये विशियस सर्कल सॉल्व नहीं होता है। इसी से पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को एक लेसन बताया जा रहा है। थीम रिलेट हो रही है कि बच्चों को बड़ा करने के लिए हमारे को उनको एक पॉजिटिव हेल्दी ग्रोइंग एटमॉस्फेयर देना है, सो दैट दे डोंट फील ट्रैप्ड, राइट? मदर ने ना करने की बजाय उसको समझाया होता कि वो काम करने से एमेंडा के लिए कितना बेनिफिट होगा। कई बारी गलत चीज होते हुए देखते इग्नोर भी करना पड़ता है, टाइम देकर आपको उनको गाइड करना पड़ता है। तो दैट इज नोन एज अ हेल्दी ग्रोइंग एटमॉस्फेयर। नाउ टॉकिंग अबाउट द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, तो पूरी पोएम में राइम स्कीम है AABA। जो पोएम का टोन है वो अमेंडा की तरफ से शी हैज विथड्रॉन फ्रॉम द मदर, एंड उसका जो म्यूजिंग्स है, उसके जो इमेजिनरी वर्ल्ड है, वो रीडर अम्यूजिंग फाइंड करता है, राइट? उसकी जो इमेजरी है ऑफ बीइंग अ मर्मेड, ऑफ बीइंग एन ऑर्फन, ऑफ बीइंग रैपुंजेल, ये सब एक फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग को कन्वे करते हैं, लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। नाउ कमिंग टू द लिटरेरी डिवाइसेस, यहाँ पे पूरे पोएम में द वर्ड एमेंडा इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन फॉर एम्फेसिस। यहाँ पे एल्यूजन है इन द वर्ड्स मर्मेड एंड रैपुंजेल। एल्यूजन का मतलब होता है जब हम किसी इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर या माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, किसी चीज को एल्यूड करते हैं, रिफर करते हैं।
यहाँ पे mermaid is a it's a fictionary character, imaginary character है, मतलब mythology में mermaid का importance है. And Rapunzel is a German folktale, German fairy tale की कहानी है about a princess trapped in a tower. तो इसीलिए इन दोनों words में allusion है. Alliteration is repetition of the same sound. We can see alliteration in the line stop that slouching. यहाँ पे sir sound repeated है, and in the next line sit up straight. Again the sir sound is repeated. Then there is also metaphor. Metaphor is indirect comparison, implied comparison. जब हम कहते हैं कि एक चीज दूसरी चीज ही है, हम उसके साथ लाइक अ डायरेक्ट कंपैरिजन एज सो लाइक नहीं लगाते हैं, हम उसको दूसरी चीज ही एज्यूम करते हैं. अब यहाँ पे एमरल्ड सी बोला जा रहा है. एमरल्ड इज द नेम ऑफ अ स्टोन, राइट? और सी को एमरल्ड के साथ कंपेयर किया जा रहा है इन एन इनडायरेक्ट वे. Why? Because both of them appeared green in color. Then silence is golden. Again silence को gold की तरह compare किया जा रहा है because both are very valuable. Next is freedom is sweet. Again sweet things और freedom को compare किया जा रहा है. It is showing that जो freedom होता है वो बहुत beautiful होता है. And then orphan, mermaid, Rapunzel in words may be, there is metaphor because they are conveying the longings of the child. So with this, let's quickly jump into the competency based questions. यहाँ पे कहा जा रहा है the rhyme scheme AAA is followed in all the alternate stanzas of the poem that are written in parentheses. Parentheses का मतलब होता है brackets. अब ऐसा क्यों है? पोएम की कुछ लाइंस को पैरेंथेसिस में भी लिखा हुआ है और ऊपर से उनका जो राइम स्कीम है दैट इज ट्रिपल ए, जबकि जो मदर के डायलॉग्स हैं दे आर रिटन इन AABA. तो ऐसा क्यों किया है? तो उसके ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं एंड यू हैव टू चूज द राइट कॉम्बिनेशन. तो वो बता रहे हैं नंबर 1 इट शोज द सिंप्लिसिटी ऑफ द चाइल्ड्स थॉट्स. Number 2, it reflects the harmony and rhythm of the child's inner world. 3, it mirrors the child's expression. 4th, it highlights the poet's aesthetic sensibility. अगर हम फर्स्ट थॉट देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, तो वो सिंप्लिसिटी ऑफ द चाइल्ड्स थॉट्स के बारे में बात कर रहा है और कहीं पर भी अमांडा के जो थॉट्स हैं वो सिंपल नहीं है. दे आर थॉट्स ऑफ एस्केप, ऑफ फ्रीडम. तो 1 ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है. अगर 1 ऑप्शन रॉन्ग होता है तो ए और बी ऑप्शन कंप्लीटली गलत हो गया. फिर उसके बाद हमारे पास बचता है सी एंड डी. सी एंड डी में 3 कॉमन है, मतलब 3 तो आंसर है ही है. अब आपने चॉइस करना है बिटवीन 2 एंड 4. 2 में लिखा हुआ है इट रिफ्लेक्ट्स द हार्मनी एंड रिदम ऑफ द चाइल्ड्स इनर वर्ल्ड एंड 4th इज इट हाइलाइट्स द पोएट्स एस्थेटिक सेंसिबिलिटी. एस्थेटिक का मतलब होता है द एबिलिटी टू अप्रिशिएट आर्ट, क्राफ्ट, नेचर. तो यहाँ पे वो नेचर को या आर्ट को अप्रिशिएट नहीं कर रही है, उसका जो इनर वर्ल्ड है वो अपनी अपनी हार्मनी में है, उसके रिदम में है, उनमें हमारे को हार्मनी नजर आती है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज 2 and 3. Next question. Stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Why has the last line been referred to as ironical? Anyone would think that I nagged at you, Amanda. इस लाइन को ironical क्यों बोला गया है? Ironical का मतलब होता है जो नजर आ रहा है उससे बिल्कुल ऑपोजिट ट्रू होता है. अब मदर को लग रहा है कि वो जो अमेंडा को बोल रहे हैं वो नैगिंग नहीं है, वो समझाना है. बट रीडर को पता चलता है कि वो जो कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली प्रिसाइसली व्हाट शी इज डूइंग. वो एक्चुअली में नैग कर रहे हैं और इसीलिए इस लाइन को आयरॉनिक बोला जा रहा है. Okay, next question is, would you call Amanda a disrespectful child? Provide one reason to justify your opinion. क्वेश्चन है कि हमें लगता है अमेंडा एक डिसरिस्पेक्टफुल चाइल्ड है.
अगर हम हाँ बोलते हैं तो हमें रीज़न देना है, अगर हम ना बोलते हैं तो हमें रीज़न देना है कि हमारा ओपिनियन के पीछे जस्टिफिकेशन क्या है। तो इसका आंसर हमें लगता है नो है। अब रीज़न क्या है, उसने कहीं पर भी अपनी मम्मा के साथ आर्ग्यू नहीं की है, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं की है। उसका जो अपने ड्रीम्स में चले जाने वाला मैकेनिज्म है, वो एक्चुअली एक कोपिंग मैकेनिज्म है। कोपिंग मैकेनिज्म मतलब जब उसका आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड जो कॉन्फ्लिक्ट में है, दोनों में जंग छिड़ी हुई है, उसको उसकी अपने घर में शांति नहीं मिल रही है, तो उस नैगिंग से कोप करने के लिए, उससे बचने के लिए वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में जा रही है। She doesn't want to, that is her way of dealing with constant criticism. उसकी मम्मा उसको constantly criticize कर रही है, तो इसीलिए वो अपनी इमेजिनेशन में solace को सीख कर रही है। solace मतलब शांति, आराम, सीख करना, ढूंढना। So that is why we cannot call her a disrespectful child. Next question, what kind of an image does languid emerald sea evoke? जब हम ये इमेज पढ़ते हैं लैंग्वेड एमरल्ड सी, तो हमारे मन में किस तरह का इमेज बनता है? तो ये जो इमेज है ये बड़ा काम है, बड़ा स्लो मूविंग है। लैंग्वेड का मतलब है बड़ा आराम से, बड़े शांति से, राइट? बहुत ट्रैंक्विल सी है। ये जो इमेज है ना, ये डायरेक्ट कंट्रास्ट है टू द एटमॉस्फेयर एट हर होम। उसके घर में कांस्टेंट नैगिंग है, पीस नहीं है, शी इज नॉट हैप्पी। तो ये जो इमेज है बिल्कुल कंट्रास्ट में है। अब ये जो ट्रैंक्विल सी है, इसका कलर क्या है? इट्स अ वाइब्रेंट ग्रीनिश ब्लू, लाइक दैट ऑफ एन एमरल्ड। और यही मतलब ये सारी चीजें यही सजेस्ट करते हैं कि द एंटायर इमेज इज क्रिएटिंग अ पीसफुल एंड सीरीन एटमॉस्फेयर। पीसफुल मतलब शांति वाला, सीरीन मतलब पीस देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द लाइन नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर टेल अस अबाउट अमांडा? ये लाइन जो है कि मैं कभी भी अपने ब्राइट गोल्डन हेयर को नीचे नहीं गिराऊंगी, ये हमें अमांडा के बारे में क्या बताता है? तो ये बताता है कि अमांडा डिटर्मिन्ड है दैट शी विल मेंटेन हर इंडिपेंडेंस। वो एक्सटर्नल प्रेशर्स को सकम मतलब टू गिव अप, टू गिव इन, शी इज नॉट गोइंग टू गिव इन टू द एक्सटर्नल प्रेशर या फिर डिमांड्स जो उसकी मम्मा उसके ऊपर प्लेस कर रहे हैं। शी इज एल्यूडिंग टू रैपुंजेल ओवर हियर। रैपुंजेल wanted to be freed from her castle, तो उसने अपने गोल्डन बालों को नीचे फेंका था, राइट? जिससे प्रिंस ऊपर आकर उसने उसको उस विच से बचाया था। इसके ऑपोजिट में अमेंडा कहती है कि मैं कभी भी अपने बालों को नीचे नहीं फेंकूंगी। आई वॉन्ट टू स्टे इन माई ट्रैंक्विल कैसल लिविंग इन पीस। मुझे आराम से यहाँ पे अकेले से रहना है, मुझे रेस्क्यू करके दोबारा अपने घर में अपने मम्मा के पास नहीं जाना है। दैट इज वॉट शी इज एल्यूडिंग टू। Okay, the next question is, the reader sympathizes with the speaker in the poem. Support this opinion with a reason. अब स्पीकर कौन है? मतलब इज इट द मदर और अमांडा? तो आपको ये बात समझनी है कि जो डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, दैट आर बीइंग स्पोकन बाय द मदर। अमांडा ने एक भी शब्द नहीं बोला, शी इज स्टैंडिंग पैसिवली। उसके जो थॉट्स हैं वो पैरेंथेसिस दैट इज ब्रैकेट्स में डाले गए हैं। नाउ क्वेश्चन है कि जब हम ये पोएम पढ़ते हैं तो हम मदर के साथ सिंपैथाइज क्यों कर रहे हैं? हमने तो कहा कि मदर नैग कर रही है, देन व्हाट इज द रीजन दैट वी आर सिंपैथाइजिंग विद द मदर? वी हैव टू सपोर्ट आवर आंसर विद अ रीजन, राइट? तो हम कहते हैं कि रीडर स्पीकर के साथ सिंपैथाइज कर रहा है क्योंकि इन स्पाइट ऑफ द कांस्टेंट नैगिंग एंड क्रिटिसिज्म ऑफ अमांडा, उनकी वो एक्सेसिव मतलब नैगिंग कर रही है, अनरिलेंटिंग नैगिंग कर रही है, और अमेंडा जो है वो अपने ड्रीम्स में खो जाती है। तो ये बड़ा अंडरस्टैंडेबल एस्केप है अमेंडा का। बट मदर की नैगिंग के पीछे रीजन क्या है? दैट इज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द स्पीकर।
उनका डिजायर दैट अमेंडा बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ हरसेल्फ। हर मदर चाहती है कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा हो, उसकी जो बुरी आदतें हैं जो उसको लाइफ में दुखी करेंगी वो ना रहें, एंड दैट इज द रीजन द मदर इज नैगिंग हर। एंड हेंस जब हम देखते हैं कि अमेंडा अपने डे ड्रीम्स में खो रही है, शी इज नॉट ट्राइंग टू बेटर हर सेल्फ, तो हम स्पीकर के साथ थोड़ा सिंपथाइज करना शुरू कर देते हैं। Now we come to the exclamation mark in the next question. What do you think is the significance of the exclamation mark in the title of the poem Amanda? पोएम के टाइटल में एक्सक्लेमेशन मार्क का इम्पोर्टेंस क्या है? तो वो सिग्निफाई कर रहा है कि जो स्पीकर का इंसिस्टेंस है, जो स्पीकर का फ्रस्ट्रेशन है, बिकॉज उसको हाईलाइट करने के लिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क का सिग्निफिकेंस है। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अमेंडा का अटेंशन ड्रॉ करें, उसको अपना मैसेज, अपनी डिज़ायर कन्वे कर पाएँ। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये स्पीकर की इंटेंसिटी ऑफ हर टोन को हाईलाइट करने के लिए यूज किया गया है, एंड हेंस दिस एक्सक्लेमेशन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू कैरेक्टराइज द स्पीकर इन द पोएम अमांडा? लिस्ट एनी टू क्वालिटीज सपोर्टिंग द रीजन ऑफ योर चॉइस विद एविडेंस फ्रॉम द पोएम। हम स्पीकर की कौन सी दो क्वालिटीज को हम स्पीकर को कैरेक्टराइज कर सकते हैं कौन से दो क्वालिटीज के साथ, और हम ये क्वालिटीज क्यों कह रहे हैं, क्यों चूज कर रहे हैं, उसका रीजन और एविडेंस देना है। तो अब हम फर्स्ट क्वालिटी जो मदर की हाईलाइट कर रहे हैं दैट इज क्रिटिकल। वो बार बार एमेंडा की गलतियां, उसकी शॉर्टकमिंग्स, उसकी फ्लॉज को पॉइंट आउट कर रहे हैं। कौन से फ्लॉज, कौन सी गलतियां? शी इज बाइटिंग नेल्स, वो झुक कर बैठी है, शी इज स्लाउचिंग, शी इज ईटिंग चॉकलेट्स, शी इज सल्किंग। सल्किंग मतलब नाराज होके बैठना। तो इन सब बातों में जो मदर का क्रिटिकल टोन है वो एविडेंट होता है, बिकॉज शी इज कंटिन्यूसली स्कोल्डिंग एट अमांडा, शी इज एडमॉनिशिंग अमांडा। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक हमें समझ में आता है दैट द स्पीकर इज डिमांडिंग। वो बार बार अमांडा का अटेंशन डिमांड कर रही है, और उसका उसका कॉम्प्लायंस, उसका रेडीनेस टू लिसन टू द मदर डिमांड कर रही है, एंड दैट इज एविडेंट बाय द एक्सक्लेमेशन मार्क। हर क्वेश्चनिंग एक्शंस, वो हर बात को क्वेश्चन कर रहे हैं। वो उससे पूछ रहे हैं क्या उसने होमवर्क फिनिश किया, क्या उसने अपने रूम को टाइडी किया, क्या उसने अपने शूज को क्लीन किया। तो इस पॉइंट पे जो स्पीकर का टोन है वो इंसिस्टेंट है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि स्पीकर का बड़ा डिमांडिंग नेचर है। वन मोर थिंग, मैंने ये आंसर को पॉइंट्स में लिखा है 1 एंड 2। आपने बिल्कुल नहीं लिखना है, आपने क्रिटिकल और डिमांडिंग वर्ड्स को हाईलाइट करना है, 1 2 मत लिखना, बिकॉज इंग्लिश में पॉइंट्स नहीं होते। Next question, Amanda is alone but not lonely in the world she envisions. Justify the statement with reference to any one image she pictures in her mind. अब यहाँ पे important है to know the difference between the word alone and lonely. Alone का मतलब आप अकेले हो, lonely का मतलब है अकेलापन। हर बार अकेले होना doesn't refer to अकेलापन। कई बारी जब हम अकेले होते हैं वी गेट टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, वी गेट टाइम टू एंजॉय आर ओन कंपनी, खुद की कंपनी एंजॉय करने का मौका मिलता है। लोनली का मतलब होता है डिजायर फॉर अदर पीपल। तो अमेंडा अपने आप को अलोन फॉर्म में देखती है बट वो लोनली नहीं है। तो ये हमने जस्टिफाई करना है विद एनी वन रेफरेंस टू एनी वन इमेज दैट अमेंडा इज पिक्चरिंग इन हर माइंड। अगर अब हम देखें जब वो अपने आप को एक मर्मेड मानती है, जब वो अपने आप को शी फाइंड्स हरसेल्फ ड्रिफ्टिंग इन द लैंग्वेड एमरल्ड सी, तो उसमें हम देखते हैं कि अपने अलोन होने के कारण अमांडा इज फाइंडिंग सोलेस एंड कंटेंटमेंट। उसका इमेजिनरी वर्ल्ड जो है उसको सेंस ऑफ कंपेनियनशिप दे रहा है, उसको फुलफिल कर रहा है इन स्पाइट ऑफ हर फिजिकल सॉलिट्यूड।
अगर आप ऑर्फन के इमेज को भी ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो, रैपुंजेल को भी ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये तीनों इमेजेस में से आप कोई भी एक इमेज लेकर एक्सप्लेन कर सकते हो। ऑर्फन अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली वो अलोन होता है, बट वहां पे दिखाया गया पोएम में दैट शी इज हैप्पी बीइंग अ ऑर्फन। अगर मर्मेड का पिक्चर देखें तो शी इज नॉट रेडी टू लेट डाउन हर हेड, मतलब उसको किसी की कंपनी नहीं चाहिए। Therefore, she is alone but not lonely. Next question is comment on the tone of the speaker when she says, will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो टोन है वो exasperated है, irritated है। exasperated का मतलब डांट डांट के थक चुका है, इरिटेट हो चुका है, परेशान हो चुका है। अब जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो भी स्पीकर का फ्रस्ट्रेशन को एम्फसाइज कर रहा है, स्पीकर के अनोयंस को एम्फसाइज कर रहा है, क्योंकि वो बार बार अमेंडा का अटेंशन चाहती है, उसका कॉम्प्लायंस चाहती है। कॉम्प्लायंस मतलब कि अमेंडा उसकी बात मान ले, बट अमेंडा क्या कर रही है, शी इज कंटिन्यूइंग टू डे ड्रीम एंड शी इज इग्नोरिंग द स्पीकर, दैट इज द मदर्स इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक इमेज दिया गया है और उस इमेज में आपको कैल्विन अ कैरेक्टर फ्रॉम अ कॉमिक स्ट्रिप बाय बिल वॉटरसन को ड्रॉ किया गया है। उसमें कैल्विन कह रहा है, इट्स नॉट डिनायल, आई एम जस्ट वेरी सिलेक्टिव अबाउट द रियलिटी आई एक्सेप्ट। तो अब ये जो कैल्विन का डायलॉग है, इससे क्वेश्चन रिलेट किया गया है टू अमांडा, दैट इज एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट। टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के हम रियल वर्ल्ड से इस बात को जोड़ रहे हैं। डू यू थिंक दिस माइट बी समथिंग अमांडा वुड से? वाई नॉट गिव रीजंस? जो कैल्विन ने बोला है, क्या आपको लगता है अमांडा भी जस्टिफिकेशन देगी अपने थॉट प्रोसेस का? अगर यस तो क्यों, अगर नो तो क्यों नहीं? आपने रीजंस बताने हैं। To answer this question, we need to know the meaning of the words denial, being very selective about the reality I accept. Denial का मतलब है कि मैं सच्चाई से अनजान नहीं हूँ, मुझे पता है कि मेरी मदर क्या चाहती है, क्यों चाहती है। बट बीइंग वेरी सिलेक्टिव अबाउट द रियलिटी आई एक्सेप्ट इज कि मैं जो चीज चाहती हूँ मैं उसी को सिलेक्ट करूंगी जो हर एक के लिए रियलिटी है, वो रियलिटी मेरे लिए भी सही हो। दैट इज नॉट द ट्रुथ। आई विल ओनली एक्सेप्ट द रियलिटी आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट। तो अब हमारे को क्या लगता है, क्या अमिंडा ये बात बोलेगी? तो डेफिनेटली यस। वो उसके जो फीलिंग्स हैं वो कैल्विन के फीलिंग्स के साथ रेजोनेट हो रहे हैं, वो भी कैल्विन के ही सेंटिमेंट को एक्सप्रेस करेगी दैट इट इज नॉट डिनायल बट आई एम जस्ट वेरी सिलेक्टिव अबाउट द रियलिटी आई एक्सेप्ट। अभी अमेंडा ऐसा क्यों करेगी? बिकॉज उसके जो डे ड्रीम्स हैं वो कोपिंग मैकेनिज्म है। शी अपने कांस्टेंट क्रिटिसिज्म और डिमांड्स जो उसके ऊपर हर रोज प्लेस किए जाते हैं, उनसे कोप, उनको सहन करने का उसका तरीका है। वो सिलेक्टिवली एम्ब्रेस करती है अपनी इमेजिनेटिव रियलिटी को, वो चूज करती है अपने इमेजिनेशन को, बिकॉज उसको उसकी इमेजिनेशन में सॉलेस मिलता है, आराम मिलता है, फ्रीडम मिलता है, जो उसकी रियल वर्ल्ड के प्रेशर्स और नेगेटिविटी से बिल्कुल ऑपोजिट है। सो हेंस शी विल एग्री टू कैल्विन्स सेंटिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिफाई द पोएट्स allusion to Rapunzel in Amanda. अमेंडा ने खुद को रैपुंजेल की तरह क्यों एलूड किया, पोएट ने ये कंपैरिजन क्यों किया है, हमें इसको जस्टिफाई करना है। अब रैपुंजेल कौन थी? शी लिव्ड विद अ विच, विच ने उसको कैप्चर किया हुआ था, एक कासल में रखा हुआ था और कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर चेक रखा हुआ था। और जो रैपुंजेल थी उसको बहुत सारे रूल्स फॉलो करने थे। अब अमेंडा जो है उसके ऊपर भी उसकी मदर ने बहुत सारे इम्पोजिशंस लगाए हुए हैं, जिसके कारण उसको लगता है कि मैं केज में हूँ। अमेंडा चाहती है पीस, अमेंडा चाहती है आइसोलेशन। अब रैपुंजेल के टावर में अगर हम विच को डिसरिगार्ड करें
तो रैपुंजेल वॉज आइसोलेटेड इन हर कैसल, उसको कोई खिजाने वाला नहीं था, तंग करने वाला नहीं था। तो यू नो बट रैपुंजेल विच से बचना चाहती थी, इसलिए उसने अपने बालों को नीचे गिराया so that the prince could climb up, kill the witch and free Rapunzel. बट अमेंडा अपने घर में भी बहुत अपनी मदर के नैगिंग से परेशान है। तो उसको लगता है कि टावर में मैं होंगी तो मुझे कोई नैग नहीं करेगा, मैं अकेले में पीसफुली रह पाऊंगी। तो वो इसलिए क्लैरिफाई कर रही है कि मैं रैपुंजेल की तरह कभी भी अपने बाल नीचे नहीं गिराऊंगी। एंड दैट इज व्हाई हम बोलते हैं कि पोएट का एल्यूजन टू रैपुंजेल एंड अमांडा बिल्कुल ही जस्टिफाइड है। Okay, the next question is, what advice might Chatterbox Annie Frank have for the quietly imaginative Amanda? This is extrapolation across the text. आपको Annie Frank is a character from the Diary of a Young Girl. अब बोला जा रहा है और एनी फ्रैंक बहुत चैटरबॉक्स थी, बहुत बातें करती थी। तो अब क्वेश्चन ये है कि एनी फ्रैंक एमेंडा को क्या एडवाइस देगी, राइट? अब आपने इसको एक कॉन्वर्सेशन फॉर्म में प्रेजेंट करना है और आपको क्यों भी दिया गया है कि आप आंसर कैसे शुरू करोगे। एनी कॉलिन का मतलब होता है कि अब जो आगे लिखा हुआ है वो एनी के डायलॉग्स हैं। गॉश यू डू रन ऑफ इनटू सम स्ट्रेंज वर्ड्स डोंट यू। आपने देखा कोई भी बात, व्हाट इज रॉन्ग अमेंडा, व्हाई आर यू गोइंग ऑफ इनटू अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, ऐसा कोई भी नॉनसेंसिकल क्वेश्चन नहीं पूछा है। डायरेक्टली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही वहीं से आपका क्यू शुरू हो रहा है। तो अब एमेंडा क्या करेगी? एमेंडा विल नॉड एंड शी विल गिव हर जस्टिफिकेशन दैट व्हाई शी एस्केपिंग इनटू द स्ट्रेंज वर्ल्ड। अब आंसर में आप देखो, एमेंडा सिर्फ वेल बोल पाई, राइट? व्हाई? बिकॉज एनी इज अ चैटर बॉक्स। एमेंडा कुछ बोले उससे पहले एनी ने ही बातें करना शुरू कर दिया कि हाँ मुझे पता है लाइफ जो है वो ओवरवेलमिंग हो सकती है, कभी कभी हमें लगता है कि कोई एस्केप नहीं है और इमेजिनेशन इज द ओनली वे कि हम उस सिचुएशन से कोप कर सकें। बट डे ड्रीमिंग अच्छा होता है, बट हमारे को रियल वर्ल्ड को नहीं भूलना है। तो एमेंडा फिर एनी से पूछेगी तो कि तुम कैसे कर लेते हो? तुमने तो अपना कितनी पूरी कहानी डायरी में लिख डाली, तो मतलब इतने डिफिकल्टी में होकर भी तुम इतना कैसे लिख पाई? तो एनी बोलेगी कि जो लिखना था दैट वाज माय वे ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ द वर्ल्ड। जो मेरी दुनिया थी नाजीज के कारण पूरी उथल पुथल हो गई थी और ये मेरा कोपिंग मैकेनिज्म था टू राइट अबाउट इट इन माय डायरी। मैं अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स का रिकॉर्ड करूं। इसने मुझे रियलिटी से कनेक्ट करने में मदद करी, इवन दो द सिचुएशन वाज वेरी टफ। और वो उसको एडवाइस करेगी कि अपने ड्रीम वर्ल्ड में खोने की बजाय शी कुड ऑल्सो ट्राई राइटिंग हर थॉट्स एंड ड्रीम्स इन अ फॉर्म ऑफ अ डायरी और थ्रू सम फॉर्म ऑफ आर्ट। तो एमेंडा को लगेगा हाँ ये इंटरेस्टिंग है। एंड एनी का फर्दर उसको एडवाइस होएगा कि जब तुम अपने थॉट्स को शेयर कर रहे होगे तो डरना मत। कई बार कोई कॉन्वर्सेशन होता है जो आपको रियलिटी में दोबारा लेकर आता है, बट एट द सेम टाइम आपकी इमेजिनेशन को भी अलाइव रखता है। And Amanda will thank her and promise to give it a try. And Annie will give a final advice that balance is the key to a fulfilling life. तो आपने नोट किया होगा दैट पूरा कॉन्वर्सेशन जो है वो एडवाइस पे ही टिका हुआ है, अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन पॉइंट्स पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलिन विल्सन, an English author, said, your imagination should be used not to escape reality but to create it. आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसने क्या कहा है, आपने फोकस करना है कि बोला क्या जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि जो इमेजिनेशन है उसको रियलिटी एस्केप करने के लिए नहीं, बट रियलिटी को क्रिएट करने के लिए यूज करना चाहिए। अब हमने अमांडा को डिस्कस करना है इन द लाइट ऑफ दिस ओपिनियन, दिस ऑथर्स ओपिनियन। इस लाइट में हमने अमांडा को डिस्कस करना है।
तो अब कॉलिन विल्सन की जो कोट है उसके ऊपर अगर हम लाइट शेड करें तो अमांडा अपनी इमेजिनेशन को यूज करती है टू एस्केप द हार्श रियलिटी which is imposed by her mother's, the speaker's constant criticism. क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी में बार कॉन्स्टेंटली उसके नुक्स निकालना, उसको बार बार क्रिटिसाइज करना, उसको बार बार गलत ठहराना। अब अमांडा के जो ड्रीम्स हैं वो उसको सॉलेस शांति प्रोवाइड करते हैं, बट वो एक इवेजन भी है। इवेजन का मतलब वो ट्रुथ से बचना चाहती है। शी इज नॉट रेडी टू कन्फ्रंट द ट्रुथ दैट शी नीड्स टू चेंज सम ऑफ हर हैबिट्स, राइट? दे आर मोर अबाउट इवेजन दैन क्रिएटिविटी। उसने कुछ क्रिएट नहीं किया है, वो एक सच्चाई से बचना चाहती है, इसीलिए अपने ड्रीम वर्ल्ड को यूज करती है। उसका जो इमेजिनेशन है वो रियलिटी से रिट्रीट है, rather than a desire to shape her reality. वो अपनी रियलिटी को बेटर नहीं कर रही है, बल्कि उससे रिट्रीट कर रही है। तो अमेंडा का जो इमेजिनेशन है दैट इज लीनिंग टूवर्ड्स एस्केपिज्म, एंड इट अमेंडा का जो मतलब अगर हम कॉलिन विल्सन का कोट के साथ कंपेयर करें तो अमेंडा बिल्कुल भी इस कोट के साथ ट्रू नहीं है। शी इज नॉट क्रिएटिंग रियलिटी बट शी इज एस्केपिंग फ्रॉम रियलिटी। अब हमें इस नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बुक कवर दिया गया है और बोला है कि इसको देखो। अब बुक कवर में क्या लिखा गया है? एस्केप एडल्टहुड, अपने एडल्टहुड से बच जाओ। बुक में क्या लिखा हुआ है? 8 सीक्रेट्स फ्रॉम चाइल्डहुड फॉर द स्ट्रेस्ड आउट ग्रोन अप। बचपन की 8 सीक्रेट्स की ये बुक है और ये किसके लिए है? जो ग्रोन मतलब बड़ा होने के बाद अपनी लाइफ से बड़ा स्ट्रेस्ड है, तो उसके लिए ये बचपन के 8 सीक्रेट। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इस बुक का ऑथर जेसन कोटॉकी एक ग्रोन अप अमेंडा को बोलता कि मुझे ये बुक लिखने में मदद करो, कोई भी 8 सीक्रेट में से तुम एक सीक्रेट बताओ बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, तो अमेंडा अपनी लाइफ के बारे में क्या शेयर करेगी? आपने वो शेयर्ड थॉट को इलैबोरेट करना है फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम। तो फिर अमेंडा अपनी लाइफ के बारे में कौन सा सीक्रेट बताएगी? वो बताएगी कि हाउ शी एस्केप्ड इन हर इमेजिनेशन to flee from the constant nagging and criticism of a mother. वो बताएगी कि कैसे मैंने अपने माइंड अपने थॉट्स को यूज किया, अपने इमेजिनेशन को यूज किया टू एस्केप फ्रॉम द कांस्टेंट नैगिंग ऑफ माय मदर। फिर वो ये भी बताएगी कि कितना इम्पोर्टेंट होता है अपनी चाइल्ड लाइक सेंस ऑफ वंडर को रिटेन करना। अगर आपके पास ये एबिलिटी है टू एस्केप इनटू इमेजिनेशन एज अ मींस ऑफ फाइंडिंग सोलेस एंड ट्रैंक्विलिटी, तो आपको जो क्रिटिसिज्म्स, जो डिमांड्स एडल्टहुड के होते हैं, तो आप उनसे भी एस्केप कर सकते हो, उनसे भी स्ट्रेस फ्री हो सकते हो। वो ये भी बोलेगी कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कोई पर्टिकुलर टाइम डे ड्रीमिंग के लिए अलग से रखें, क्योंकि डे ड्रीमिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, अपने डेली लाइफ के स्ट्रेस से एस्केप करने का ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका होता है। अगर हम अपने इनर चाइल्ड को नर्चर करेंगे, अगर हम इमेजिनेशन की वर्ल्ड के साथ खेलेंगे, अगर हम वर्ल्ड ऑफ मेक बिलीव मतलब एक फैंटेसी वर्ल्ड को एम्ब्रेस करेंगे, तो दिस विल प्रोवाइड अस विद अ मच नीडेड ब्रेक फ्रॉम द प्रेशर्स ऑफ ग्रोन अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम स्ट्रेस्ड आउट क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास एस्केप करने का कोई तरीका नहीं है, और अमेंडा के पास एस्केप करने का एक ही तरीका था, दैट इज टू एम्ब्रेस हर इमेजिनेशन। तो अमेंडा इसी को लेकर, इसी की बेनिफिट्स को लेकर आपको इमेजिनेशन में एस्केप करने के लिए एडवाइस करेगी। दैट विल बी अमेंडा's one secret from the book. Okay, the next question is, read the given quote below carefully. Based on your understanding of the poem, explain how and why this quote can be applied to the poem. हमें कोट पढ़ के ये एक्सप्लेन करना है कि इस कोट को
हम पोएम के साथ इतने अच्छे से रिलेट क्यों कर सकते हैं? अब कोट जो है दैट इज ऑल ग्रोन अप्स वर वंस चिल्ड्रन बट ओनली अ फ्यू ऑफ देम रिमेंबर इट। मतलब कोट का मतलब है जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने बचपने की बातों को नहीं याद रख पाते हैं। ये कोट हमें दिया है एंटोइन डे सेंट एक्सुपेरी ने। अब हम इस कोट को पोएम के साथ क्यों अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि ये पोएम की सेंट्रल थीम है। It is a contrast between the imaginative childlike perspective and the pressures of adulthood. अमेंडा है वो इमेजिनेटिव चाइल्डलाइक पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करती है और उसकी मदर प्रेशर्स ऑफ एडल्टहुड के। अब अमेंडा जो है she is remembering the innocence, the wonder and the imaginative world when she was a young child. जब वो एक छोटी बच्ची थी वो उसी दुनिया में बार बार एस्केप करती है बिकॉज उसका कनेक्शन उस इनर चाइल्ड के साथ बना रहता है। जो स्पीकर है जो अमेंडा की मदर है ऑन द अदर हैंड वो उस एडल्ट को सिंबलाइज करते हैं जो अपने बचपन को भूल चुके हैं, जिन्होंने बचपन को अपने अंदर रिटेन करने की क्वालिटी को डिसरिगार्ड किया है। उसका जो कांस्टेंट क्रिटिसिज्म है, डिमांड है अमेंडा के ऊपर, ये उसके लाइफ के स्ट्रेस को और सीरियसनेस को, उसके एडल्टहुड के स्ट्रेस और सीरियसनेस को रिफ्लेक्ट करता है। कोर्ट बोलता है कि अमेंडा की एबिलिटी कि वो अपने इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस करती है थ्रू डे ड्रीम्स इज वेरी वैल्यूएबल क्वालिटी, और ये क्वालिटी जो है वो एडल्ट्स बड़े होने पर खो देते हैं। अमेंडा का जो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन है, इट इज सर्विंग एज अ रिमाइंडर ऑफ द इनोसेंस एंड क्रिएटिविटी ऑफ चाइल्डहुड, क्योंकि ये एक सोलेस ऑफर करता है, एक रिलीफ ऑफर करता है फ्रॉम द बर्डन्स ऑफ एडल्टहुड। Okay, let us now discuss some extract based competency questions. So, the first extract is I thought I told you to clean your shoes, Amanda. और parenthesis में आप देखोगे I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Don't eat that chocolate, Amanda. राइट तो हम ये देख रहे हैं कि मदर और बच्चे के थॉट्स दोनों किस तरह से पोएम में लिखे गए हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following best describes the symbolic meaning of the soft dust and hushed bare feet in Amanda's orphan daydream? अमांडा का जो ऑर्फन डे ड्रीम है उसमें एक फ्रेज दिया गया, एक लाइन दी गई है, सॉफ्ट डस्ट एंड हश्ड बेयर फीट। अब इस फ्रेज का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? इज इट अ सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड लोनलीनेस? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अलोन एंड लोनलीनेस में बहुत डिफरेंस है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। सी ऑप्शन पॉवर्टी एंड हार्डशिप, इज इट सिंबलाइजिंग अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड हार्डशिप? क्लियरली बिल्कुल भी नहीं है। कंफॉर्मिटी एंड ओबीडियंस, अगर कंफॉर्मिटी और ओबीडियंस की जरूरत होती तो अमेंडा कभी भी अपने डे ड्रीम्स में ना जाती। देन व्हाट इज द आंसर? इट इज फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। अमेंडा अपने मदर के नैगिंग से फ्री होना चाहती है। शी wants to live her life independently, make her own decisions, and therefore following the theme of the poem, जो बी ऑप्शन है that is the right answer. Next question from the same extract is what does the contrast between the speaker's commands and Amanda's daydream suggest about her imaginative escape? Answer in 30 to 40 words. इसका मतलब है कि ये आंसर 2 मार्क्स का है और आपने अकॉर्डिंगली अपना आंसर लिखना है। तो ये जो ये जो कमांड्स हैं ये सजेस्ट करते हैं अब जो स्पीकर के कमांड्स और अमांडा का जो डे ड्रीम है, इट इज अ मीन्स ऑफ असर्टिंग ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस, खुद की सोच, खुद के विचार, उसके लिए वो अपने आप को असर्ट करना चाहते हैं। शी वॉन्ट्स टू फाइंड सोलेस फ्रॉम द कॉन्स्टेंट नैगिंग ऑफ अ मदर। वो उन लिमिटेशंस को रेजिस्ट कर रही है
जो एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन उसकी मदर के द्वारा डाले गए हैं। उसके लिए ये जो डे ड्रीम है ये कोपिंग मैकेनिज्म है। इट इज अ फॉर्म ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट द कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड अपॉन हर। उसका रिबेलियन है उसकी मदर की कांस्टेंट नैगिंग से, कॉन्स्टेंटली उसको ये करो वो करो के कॉन्स्ट्रेंट से। उसका ये एस्केपिज्म भी है और ये रिबेलियन भी है। जब 2 मार्क का क्वेश्चन है तो इस तरह से 2 पॉइंट जरूर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द इम्पैक्ट ऑन द रीडर। The lack of the special use of the parenthesis would have resulted in dash। अगर हम इस पोएम में जो एमेंडा के थॉट्स हैं वो पैरेंथेसिस में नहीं डालते तो उसका रिजल्ट क्या होता। तो मैंने यहाँ पे 3 आंसर्स मतलब 3 पॉइंट्स लिखे हैं एंड अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आप जितने मर्जी पॉइंट्स लिख सकते हो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि जो एमेंडा के डे ड्रीम है उनका नेग्लिजिबल सिग्निफिकेंस हो जाता। इससे रीडर क्या है वो कभी भी रिकग्नाइज नहीं कर पाता द कंट्रास्ट बिटवीन द एक्सटर्नल कमांड्स ऑफ द स्पीकर द मदर एंड अमेंडाज इनर थॉट्स। बाहर क्या हो रहा है और अमेंडा के दिमाग में क्या चल रहा है, इससे रीडर कभी भी उसको पता नहीं चलता, वो उस कंट्रास्ट को रिकग्नाइज नहीं कर पाता। सेकेंड है, अगर ये पैरेंथेसिस ये ब्रैकेट्स ना होते there would have been a lack of pacing and rhythm in the poem। pacing and rhythm मतलब जो उसकी स्पीड है उसका जो रिदम बना हुआ है वो ना होता। ये जो पैरेंथेसिस है ये पॉज क्रिएट करते हैं, ये रीडर को अलाउ करते हैं कि वो जो लाइंस लिखी गई हैं जो सेंटिमेंट्स बताए गए हैं उनको एब्जॉर्ब करे। रिफ्लेक्ट करना मतलब उनके बारे में सोचना, हर एलिमेंट को डिफरेंटली सोचना, उसके लिए उसको टाइम देता है। थर्ड पॉइंट है कि क्लैरिटी जो है जो नरेटिव स्ट्रक्चर की क्लैरिटी है वो बहुत कम हो जाती, डिमिनिश हो जाती, जिससे रीडर्स के लिए बड़ा हार्ड होता टू नेविगेट, टू अंडरस्टैंड कि अमेंडा की रियलिटी कहाँ पे है और उसका इमेजिनेटिव एस्केप कहाँ से शुरू होता है। तो इन दोनों चीज़ों के बीच की जो क्लैरिटी है वो बहुत कम हो जाती। The next question is, how does the line, I thought I told you to clean your shoes, Amanda, help us infer that Amanda's actions are being closely monitored and directed? ये लाइन से हमें कैसे पता चलता है कि अमेंडा के हर एक्शन को बड़ी क्लोजली मदर मॉनिटर कर रही है, देख रही है, डायरेक्ट कर रही है, गाइड कर रही है। The use of the phrase I thought, it is serving as a reminder, it is serving as a frustration on the part of the speaker, जिससे अमेंडा का बिहेवियर जो है वो सपोर्ट करता है द आइडिया दैट हर बिहेवियर इज अंडर क्लोज स्क्रूटनी। ये फ्रेज इस आइडिया को सपोर्ट करता है, मतलब हमें पता चलता है कि अमेंडा का जो रिलेशनशिप है उसमें अमेंडा से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, उसको सर्टेन असाइन टास्क को फुलफिल करना पड़ेगा। और ये जब चीज़ आती है तो हमारे को अमेंडा के ऊपर जो सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल है, जो उसके एक्शंस पे अथॉरिटी है, उस इन चीज़ों को रीइंफोर्स किया जाता है by the use of the term I thought। Okay, next question is, why is Amanda not looking at the speaker? तो वो अपने ख्यालों में खोई हुई है, वो कोई अटेंशन नहीं दे रही है टू द इंस्ट्रक्शंस बीइंग गिवन टू हर, और इसीलिए वो स्पीकर को भी नहीं देख रही। नेक्स्ट इज, व्हाई डज अमेंडा सीम मूडी मोस्ट ऑफ द टाइम? तो उसका आंसर है, शी इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम हर सॉरी रियलिटी। सॉरी रियलिटी मतलब एन अनएक्सेप्टेबल रियलिटी वेयर शी इज नैग्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हर समय ही उसको नैग किया जाता है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम अमेंडा? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। टू मच कंट्रोल एंड टू मेनी इंस्ट्रक्शंस are resented by children, they get bored and fed up, and thus they resort to their daydreams. Now there are some questions we are only going to discuss. I have not included the answers as these questions have been discussed
in one form or the another throughout the poem. So the first question is, what impression do you form about Amanda in the poem? तो हमें पता चलता है कि Amanda is a child who is being constantly nagged and criticized by the mother. Because of this, she is continuously escaping into a dream world. So that doesn't mean that she is disrespectful. It just means that when she escapes into the dream world, it is her coping mechanism. Okay. Second question, why does Amanda wish to be a mermaid? Because then she would be alone, she would be solitary, she would feel peaceful and calm, she would be able to find solace in the tranquil sea, there would be no pressures on her. तो बहुत सारे reasons हैं जो हमने already discuss किए हैं. Next is Amanda is alone but not lonely. ये पूरा का पूरा पोएम हम कर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सो आई विल नॉट डिस्कस. नेक्स्ट इज डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा. What does this reflect about Amanda's mother and Amanda? So it is showing a relationship where the mother wants to correct her child, she wants to guide her child, she is monitoring the child too closely, she is directing her on every action. और अमेंडा को ये क्रिटिसिज्म लगता है, नैगिंग लगता है, और वो बार बार अपने ड्रीम वर्ल्ड में एस्केप करती है. तो मतलब मदर और अमेंडा का जो रिलेशनशिप है वो बड़ा conflicted relationship है. Next is Amanda was blamed for a number of things. Mention any two. तो वो अपने नेल्स को बाइट करती है, अपना होमवर्क नहीं करती है, अपना रूम नहीं टाइडी करती है, वो चॉकलेट्स खाती है, वो अपने शोल्डर्स को झुकाकर चलती है. तो all these are, all the things that she is blamed for, and you can use any two. With this we come to the end of the poem. I hope आपको clarification मिली होगी regarding the competency based questions. अगर आपको अच्छी लगी हो then do share it with your friends, with other students, with colleagues, so that maximum बच्चों को benefit मिल सके. Thank you so much for giving me your valuable time, and all the best for your exams.